वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में कपिल त्यागी। आज का टॉपिक पंचायत और नगर पालिका है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो टॉपिक है हमारा स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट गांव और शहर के लिए दो भागों में बांटी गई है। गांव के लिए जो लोकल गवर्नमेंट का नाम है उसका नाम रखा गया है पंचायत। और शहर के लिए जो लोकल गवर्नमेंट है उसका नाम रखा गया है नगर पालिका। भारत के संविधान में पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक हैं। और नगर पालिका के लिए जो प्रावधान दिया गया है वो आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। पंचायती राज संस्थाओं का विकास। आजादी के बाद सबसे पहले भारत में पंचायतों के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय इस समिति के हेड थे, इसलिए समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति हो गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई और उसी साल लगभग बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत सरकार को रिकमेंडेशन किया कि भारत में गांव के स्तर का विकास करने के लिए वहां पर त्रिस्तरीय यानी कि थ्री टायर एक पंचायतों का गठन करना होगा। त्रिस्तरीय संरचना का गठन करना होगा। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिले पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। ये रिकमेंडेशन की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। सरकार ने इस समिति की अनुशंसा को मान लिया और भारत में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया था। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए कि भारत में सबसे पहले त्रिस्तरीय यानी थ्री टायर संरचना का को कहां पर लागू किया गया। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सबसे पहले थ्री टायर स्ट्रक्चर को लागू किया था। लगभग 20 साल के बाद बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश अनुशंसा की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसके हेड थे अशोक मेहता। तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया और अशोक मेहता समिति ने बलवंत राय मेहता समिति के अपोजिट टू टायर यानी कि द्विस्तरीय पंचायती राज संरचना का सुझाव दिया था, जिसे भारत सरकार ने अप्लाई नहीं किया या इनकी रिकमेंडेशन भारत सरकार ने नहीं मानी। 1985 में जीवी राव समिति का गठन किया गया और इस समिति की प्रमुख सिफारिश थी कि पंचायत और नगर पालिकाओं के कामकाज के संबंध में संविधान के कामकाज की समीक्षा की जाए। फिर 1986 में एक समिति बनाई गई जिस समिति का नाम था एल एम सिंधवी समिति। एल एम सिंधवी समिति ने एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन या अनुशंसा की जिसकी प्रमुख अनुशंसा थी कि पंचायत और नगर पालिका को या स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी कि स्थानीय सरकार को लोकल गवर्नमेंट को संविधान में शामिल किया जाए। उसके बाद एक समिति बनी गाडगिल समिति 1988 में। इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की थी। अच्छा, जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय तक पंचायतों को संविधान में शामिल नहीं किया गया था। विभिन्न समितियों की रिकमेंडेशन के आधार पर 1992 को सरकार के द्वारा 73वां संविधान संशोधन बिल या अधिनियम पास किया गया। इस कानून के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 29 विषयों को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए है और इसके लिए भाग 9 अलग से जोड़ा गया और भाग 9 का टाइटल पंचायत रखा गया। और जैसा बताया कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय है, यानी कि पंचायत 29 विषयों पर काम करेगी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये नगर पालिकाओं के लिए है, नगर पालिकाओं के गठन के लिए है। ये दोनों संविधान संशोधन एक साथ किए गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। नगर पालिकाओं का गठन भाग 9 के क्लोज ए में दिया गया है और इसी में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल किए गए हैं, यानी कि नगर पालिका 18 विषयों पर काम करेगी। नगर पालिका अर्बन एरिया के लिए है, यानी कि शहरी क्षेत्रों के लिए, और पंचायत ग्रामीण यानी कि गांव के लिए है। नगर पालिकाओं के लिए जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल हैं 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायत की, और पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 243। तो इसमें कुछ परिभाषा दी गई है। एक है ग्राम सभा, एक है मध्यवर्ती स्तर, एक है पंचायत और एक है पंचायत क्षेत्र। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राम सभा को। ग्राम सभा का अर्थ है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बनी एक संस्था। मध्यवर्ती स्तर राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट ग्राम और जिला, यानी कि गांव और जिले के बीच का जो स्तर है उसको मध्यवर्ती स्तर कहा गया है। नॉर्मल आम भाषा में इसको हम ब्लॉक बोल देते हैं। ध्यान रखना, जिले और गांव के बीच में जो मीडिएटर लेवल है वो क्या होता है, वो होता है ब्लॉक। यानी कि ब्लॉक लेवल पर कौन सी पंचायत का गठन किया जाएगा, मध्यवर्ती स्तर। नेक्स्ट है पंचायत। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 बी के तहत एक स्वशासन की एक संस्था होगी। पंचायत क्षेत्र, इसका तात्पर्य पंचायत के पारदर्शिक क्षेत्र से है। ये परिभाषा आर्टिकल 243 में दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 का क्लोज ए। इसका टाइटल है ग्राम सभा। एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा इसे प्रदान करे। प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में पंचायतों का गठन किया जाएगा और वहां पर जो ग्राम सभा होगी वो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जिन शक्तियों को उस राज्य की विधानमंडल ने ग्राम सभा को दी है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 का क्लोज बी। इसका टाइटल है पंचायतों का गठन। इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती व जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। यानी कि ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिले पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उसे क्षेत्र पंचायत का गठन करना अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि उस राज्य में दो स्तरीय पंचायत का गठन किया जाएगा, गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत और जिले के लेवल पर जिला पंचायत। देखिए, यही होती है थ्री टायर स्ट्रक्चर, त्रिस्तरीय संरचना। गांव, गांव के ऊपर ब्लॉक और उनके ऊपर होता है जिला। गांव के स्तर पर एक पंचायत होगी जिसका नाम होगा ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर होगी जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, इन्हें शामिल किया गया है। अच्छा, जिन पॉइंटों की हम बात कर रहे हैं ये सब पॉइंट भारत के संविधान में दिए गए हैं और पूरी डिटेल जिस जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं उस अनुच्छेद में वो पूरी डिटेल दी गई है। अब भारत में पंचायत और नगर पालिका को का संवैधानिक दर्जा है, यानी कि अब इन्हें संविधान में शामिल किया गया है 1992 में। अनुच्छेद 243 की क्लोज सी, इसमें पंचायतों की संरचना दी गई है। किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकता है। पॉइंट है, पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरी जाएगी। ध्यान रखना, पंचायत के जो तीन लेवल हैं, एक है जिला पंचायत, एक मध्यवर्ती स्तर और एक ग्राम पंचायत। इनमें तीनों पंचायतों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी कि इन क्षेत्रों में जो भी जनता या जो भी नागरिक रहते हैं वो डायरेक्ट रूप से अपनी अपनी पंचायत के लिए वोटिंग करेंगे। इसको ही प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। ग्राम स्तर पर पंचायत, ग्राम स्तर पर
पंचायत अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा किया जाएगा। यहाँ ग्राम स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का मतलब है गांव के प्रधान की बात की जा रही है। तो गांव के प्रधान का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा वो राज्य की विधानमंडल तय करेगा। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में जो गांव का प्रधान है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि गांव की जनता डायरेक्ट रूप से उसका चुनाव करती है गांव के प्रधान का। लेकिन ब्लॉक लेवल पर जो ब्लॉक प्रमुख है और जिला लेवल पर जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है उसका चुनाव अपने ही सदस्य जो चुने हुए सदस्य हैं वो अपने आप में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। तो जिला स्तर पर और मध्यवर्ती स्तर पर जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होगा। लेकिन गांव में गांव के प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। अध्यक्ष, जैसे हमने बताया कि जिला स्तर पर इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे वो अपने में से ही एक को अध्यक्ष बनाएंगे। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट चुनाव हो गया है। इसी तरह ब्लॉक लेवल पर जो मध्यवर्ती स्तर है उसमें जो भी सदस्य हैं ब्लॉक लेवल की पंचायत के वो अपने में से ही एक को ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे। लेकिन गांव में जो गांव का प्रधान है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 का क्लोज डी। इसमें है सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन। पंचायतों में सीटें आरक्षित होंगी किसके लिए? अनुसूची के अनुसूची जारी की जाएगी। नंबर दो, प्रत्येक पंचायत में एसटी को उस पंचायत में, यानी कि एससी एसटी, एसटी का मतलब है अनुसूचित जनजातियां आदिवासी, उस पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के अनुपात में रखा जाता है। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या कम से कम 1/3 होगी। इसमें एससी एसटी महिला, सिंपल सा यदि आपको बताया जाए कि पंचायत में एससी एसटी और टोटल महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व रखी गई है। जितनी भी सीटें होंगी उनमें से 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, एससी के लिए एसटी के लिए और जो अदर्स महिला हैं उसके लिए। लेकिन 2009 के बाद कुछ राज्यों ने ये जो 1/3 आरक्षण है इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी गांव में 10 सीटें पंचायत के द्वारा भरी जाएंगी तो उसमें 5 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखनी होगी। 5 सीट पर अदर्स जो पुरुष हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन 5 सीट पर महिला ही चुनाव लड़ेगी। यानी अब 50% सीट रिजर्व कर दी गई है। लेकिन संविधान में दिया गया था स्टार्टिंग में 1/3 सीट। नेक्स्ट, गांव किसी अन्य स्टार पर पंचायतों के अध्यक्षों के पद एससी एसटी महिलाओं के लिए कानून द्वारा आरक्षित किया जा सकता है। ये कोई ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है 243 243 का क्लोज ही पंचायतों की अवधि। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब भी पंचायतों का चुनाव होगा वो पूरे 5 साल के लिए होगा। जिस दिन पंचायत की पहली बैठक होगी उस उस बैठक की तिथि से लेकर पूरे 5 साल तक उस पंचायत का चुनाव किया जाएगा, यानी वो पंचायत पूरे 5 साल तक काम करेगी। पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 साल तक किसी पंचायत की अवधि समाप्ति से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत केवल उस शेष अवधि के लिए जारी की जाएगी। यहाँ पर जो भी पंचायत का चुनाव होगा वो 5 साल के लिए होगा। यदि किसी पंचायत को बीच में उसका विघटन कर दिया जाता है, उसको भंग कर दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर नई पंचायत का चुनाव किया जाएगा। और जो पंचायत का चुनाव किया जाएगा वो चुनाव पहली पंचायत का जो शेष कार्यकाल बचा हुआ है वो सिर्फ इतने ही कार्यकाल के लिए होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 243 का ऐप, सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। व्यक्ति संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनाव के प्रायोजन के लिए उस समय किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, बशर्ते उस व्यक्ति के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाता है 25 से कम उम्र का है यदि उसकी आयु प्राप्त कर चुका है। अच्छा, यहाँ पर यह ध्यान रखना भारत में वोट डालने की आयु 18 वर्ष है और भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो आयु है वो 21 वर्ष है। भारत में विधानसभा का सदस्य एमएलए बनने के लिए और भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो 25 है ये यहाँ पर 21 है, 21 वर्ष। ये 25 जो है वो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, तो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट है आर्टिकल 243 का क्लोज जी। इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व दिया गया है। पंचायतें क्या काम करेंगी? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करेंगी। 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों सहित आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के द्वारा उन्हें सौंपी गई योजनाओं का क्रियान्वयन करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 का क्लोज एच। इसमें टैक्स लगाने की पावर दी गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 243 का आई, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पंचायत के लिए उसकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और वित्त आयोग के गठन के लिए आर्टिकल है 243 का क्लोज आई। वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का जो कानून अप्लाई किया गया था, उसके 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य है। और वित्त आयोग का गठन उस राज्य का राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सलाह से। नेक्स्ट है आर्टिकल 243 का जे, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे लेखों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। इसका मीन्स ये है कि राज्य का विधानमंडल पंचायतों की लेखा परीक्षा करा सकता है। ये पावर राज्य को दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 का क्लोज के, इंपोर्टेंट है। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग। प्रत्येक राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा आर्टिकल 243 के क्लोज के अंतर्गत। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का मेन काम होगा कि उस राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव संपन्न कराना। प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव प्रत्येक राज्य का जो राज्य चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखना है कि भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव नहीं कराता है। प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए एक अलग से राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। पंचायतों के सभी चुनाव राज्य आयोग में निहित होंगे, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त शामिल होगा। राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्यकाल ऐसा होगा जो राज्यपाल निर्धारित करे। और मेन पॉइंट है यहाँ पर, राज्य का जो राज्य चुनाव कमीशन होगा, चुनाव आयुक्त होगा, उसे उसी प्रोसीजर से हटा सकते हैं जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं। यानी एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि राज्य के चुनाव आयुक्त को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। इनडायरेक्ट रूप से जो शब्द है वो महाभियोग है। तो हाई कोर्ट के जज को जिस तरह से हटाते हैं, उसी तरह से हम राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 का क्लोज है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान। इसमें कहा गया है कि संविधान के भाग 9 के प्रावधान जो पंचायतों से संबंधित है, उन संशोधनों और अपवादों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हो सकते हैं। हालांकि प्रत्येक यूटी के लिए सटीक संशोधन व अपवाद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य प्रावधान है जो आमतौर पर लागू होते हैं। इसमें शामिल हैं एससी एसटी के लिए पंचायतों में सीटों की संख्या व उनका संरक्षण, पंचायतों के सदस्यों की योग्यता, पंचायतों की शक्ति और कार्य, पंचायतों का कार्यकाल की अवधि और पंचायतों की सदस्यों की अयोग्यताएं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 का एम, भारत में किस स्थान पर ये पंचायत का जो प्रावधान है वो लागू नहीं होगा, वो आर्टिकल एम में दिया गया है। पंचायतों का प्रावधान अनुच्छेद 244 के खंड ए में जो अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र दिए गए हैं, उन पर पंचायत का कानून लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 243 का क्लोज ओ, यदि पंचायत से संबंधित
कोई मामला चुनाव से संबंधित कोई मामला सामने आता है, तो उसमें चुनाव से संबंधित आप किसी कोर्ट में नहीं जाओगे। तो चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। तो पंचायत के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद है, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जाओगे। इसका समाधान राज्य सरकार हल कराएगी। अनुच्छेद 243 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा। दूसरा, किसी भी पंचायत के किसी भी चुनाव को ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा उस तरीके से पर्सन में नहीं बुलाया जाएगा, जैसा कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत प्रावधान किया गया है। अगर हम सिंपल भाषा में आपको समझाएं, यदि किसी जिले में कहीं पर पंचायत के चुनाव से संबंधित कोई धांधली का आरोप लगता है, तो उसके लिए आप किसी अदालत में नहीं जाओगे। इसके लिए आप अपील राज्य सरकार के हेडक्वार्टर में करोगे, और यदि धांधली हुई है तो राज्य सरकार कोई अधिकारी नियुक्त करेगा उस धांधली की जांच के लिए, और उस अधिकारी के द्वारा जो जांच रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी, उसी के आधार पर सरकार डिसीजन लेगी, लेकिन आप अदालत नहीं जाओगे। नेक्स्ट है पेशा अधिनियम 1996। पंचायत से संबंधित भाग 9 के प्रावधान को पांचवी अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा या लागू नहीं किया जाएगा। संसद द्वारा संशोधनों के अधीन इस प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करने का प्रावधान किया गया है, और पेशा अधिनियम भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जनजाति स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है, पेशा अधिनियम 1996 में। दूसरा लोकल गवर्नमेंट है हमारी नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटी। ध्यान रखना, नगर पालिकाएं अर्बन क्षेत्रों के लिए है। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए। और जो ग्रामीण है, रूरल एरिया के लिए जो स्थानीय सरकार है, उसका नाम रखा गया है पंचायत। तो शहरी क्षेत्रों के लिए जो पंचायत है उसको कहा जाता है म्यूनिसिपालिटी, नगर पालिकाएं। इसके लिए संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक है, और अनुसूची 12 जोड़ी गई है जिसमें 18 विषय हैं। यानी नगर पालिका केवल 18 विषयों पर काम करेगी, लेकिन पंचायत जो काम करेगी वो करेगी 29 विषयों पर। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी 1888 में, 1688 में, 1688 में। भारत में सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी 1688 में। लॉर्ड मेयो ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसको वित्तीय विकेंद्रीकरण कहा गया। मेयो के बाद लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल बने, और 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए एक ऑर्डर जारी किया था जिसको स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, और स्थानीय स्वशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक प्रांतीय विषय घोषित किया गया है। भारत में शहरी स्थानीय जो शासन है, यानी शहरों में जो म्यूनिसिपालिटी है, उसके 8 प्रकार दिए गए हैं भारत के संविधान में। एक नाम है नगर पालिका, एक है नगर पालिका, एक है नगर निगम, एक है नगर पालिका, एक है नोटिफाइड एरिया समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, टाउन एरिया समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, और विशेष उद्देश्य एजेंसी। ये आपको लगभग एक शहर में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। यदि हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में नगर निगम भी है और छावनी बोर्ड भी है, और यहाँ पर विशेष उद्देश्य समिति भी है। जैसे यहाँ पर MDA है, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरठ विकास प्राधिकरण। ये विशेष उद्देश्य एजेंसियां होती हैं। यानी यहाँ पर मेरठ में 3 एजेंसियां हैं, MDA विशेष उद्देश्य एजेंसी, छावनी भी है, और यहाँ पर नगर निगम भी है। म्यूनिसिपालिटी के 3 प्रकार है, या म्यूनिसिपालिटी भी 3 भागों में बटी है। कस्बे में म्यूनिसिपालिटी का जो स्ट्रक्चर होगी उसे नगर पंचायत कहा जाएगा।
कस्बे में जो नगर पालिका का गठन किया जाएगा उसका नाम क्या होगा? नगर पंचायत। छोटे शहरों में जो नगर पालिका होगी उसका नाम होगा म्युनिसिपल काउंसिल, यानी कि नगर पालिका परिषद। और बड़े शहरों का मतलब है कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, वहां पर नगर पालिका का जो रूप होगा उसे नगर निगम कहा जाएगा। जिस तरह से पंचायत तीन स्तर पर है, जैसे गांव पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर क्षेत्र पंचायत और जिले पर जिला पंचायत, इसी तरह से नगर पालिकाओं के भी तीन रूप हैं। कस्बे में जो पंचायत होगी, कस्बे में जो नगर पालिका होगी उसका नाम होगा नगर पंचायत। छोटे शहरों में नगर पालिका जो होगी उसका नाम होगा नगर पालिका परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल। और बड़े शहरों में जो नगर पालिका का रूप होगा उसे कहा जाएगा नगर निगम। और इन सब का जो चुनाव है, वो चुनाव कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग। और राज्य चुनाव आयोग का जो आर्टिकल है वो 243 के क्लोज के में दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, और चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।